गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टील स्ट्रक्चर दूसरा सब्जेक्ट मैंने लिया है। जो लोग सॉइल मैकेनिक्स वाले वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं वो इसके डिस्क्रिप्शन में सॉइल मैकेनिक्स की पीडीएफ पा सकते हैं। इस वाले सेक्शन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट ये करेंगे कि प्रीवियस ईयर के अलावा कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। उसमें हम लोगों ने शायद 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे और प्रीवियस ईयर यानी 2023 के सभी शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। और उसमें पॉसिबल और जो हर क्वेश्चन के साथ पॉसिबिलिटी होती है कि और क्या पूछा जा सकता है उसको देखा था, लेवल देखा था। इसीलिए स्ट्रक्चर में भी शुरुआत करें, लेकिन इसमें थोड़ा सा इस वीडियो में 2 शिफ्ट ख़त्म हो रही हैं और अगले वाले वीडियो में 2 शिफ्ट ख़त्म कर देंगे, तो 2 वीडियो में 2023 के क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर अगले वीडियोज में जितने भी सेक्शन एसएससी जेई को लेके इम्पॉर्टेंट हैं उनमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल के करते हैं। कम्युनिटी पे पहुंचकर कम्युनिटी पेज पे जो क्वेश्चन हम डालते हैं उनमें एक्सप्लेनेशन को आप ज़रूर देखिएगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे सीरीज कंटिन्यू होगी उस पर आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे जो आप देखकर चकित होंगे कि ये क्वेश्चन अगर आ जाता तो क्या होगा। रिसर्च क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो उस पर क्वेश्चन अटेम्प्ट किया करिए। लास्ट में अगर मतलब दिन में नहीं कर पाते हैं तो जब सोते वक्त तो आप उसको अटेम्प्ट किया करिए। इसमें जो क्वेश्चन आया था पहला, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल ए स्टील कॉलम फेल इन बकलिंग। कॉलम शॉर्ट होगा या कॉलम फेल नहीं हो सकता है, या सिलेंडरनेस रेशियो लेस देन 180 होगा, या सिलेंडरनेस रेशियो ग्रेटर देन 180 होगा। इसमें संभवतः टाइपिंग मिस्टेक है, ऐसा उन्होंने दिया नहीं होगा। तो अब यहाँ पे समझना ये है कि क्वेश्चन आरसीसी में जब पूछा जाए और स्टील में पूछा जाए तो कुछ जगह फ़र्क नहीं है, कुछ जगह बहुत छोटे से मतलब कुछ कॉन्सेप्ट्स में चीज़ें नहीं बदलती हैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स में बिल्कुल अलग होती हैं। जैसे आप याद करें तो 32 से 120 ये सब मैटर करेगा, तब जो है इसकी बात होगी शॉर्ट कॉलम है लॉन्ग कॉलम है ना, ये होता है। और यहाँ पे क्या उसने पूछा है कि स्टील कॉलम बकल कर जाए, फेल कर जाए बकलिंग में, यानी बकल कर जाए तो क्या होगा। तो पहले कुछ चीज़ें समझिएगा। जो सिलेंडरनेस रेशियो है 180 से अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब स्ट्रट जो है, स्टील कॉलम जो है वो सेफ नहीं है और बकलिंग की तरफ जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन तो सी हो गया। इसके अलावा जो शॉर्ट कॉलम होता है उसके कंडीशन में बकलिंग नहीं अकर करती है। शॉर्ट कॉलम के कंडीशन में बकलिंग अकर नहीं करती है, क्रशिंग अलग अकर करती है। क्या अकर करती है? क्रशिंग। इस पर हमने क्वेश्चन डाला था एक कम्युनिटी में, उसमें सब मेंशन भी किया था। और इसमें अगर वो ये ना पूछे कि शॉर्ट कॉलम में क्रशिंग अकर कर रही है कि बकलिंग अकर कर रही है, और बकलिंग अकर करती है लॉन्ग कॉलम में और इंटरमीडिएट कॉलम में क्रशिंग और बकलिंग दोनों अकर करती है, और अगर वो आपसे पूछ दे कि क्रशिंग ऑप्शन ना दे, वो लिख दे स्ट्रेस एक्सीड द कंप्रेसिव यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, तो इसका दूसरा मतलब यही होता है कि क्रशिंग अकर कर रही है। इसी तरीके से बकलिंग को ना मेंशन करके वो लिख दे फेल बिफोर द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर इज रीच्ड, उसका दूसरा मतलब यही हो गया कि बकल कर गया। तो ये भी बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ग्रेटर देन 180। अगर यहाँ पे वो लिख देता द कॉलम इज लॉन्ग तो करेक्ट ऑप्शन वही आप लगाते, ठीक है। तो इस तरीके से इसका करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ISMB 200 इन द स्टील डिजाइन। इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ISMB, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ISWB, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ISSC एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ SC 200। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको याद दिला दें कि ISMB का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट बीम्स। अगर यहीं LV लिखा होता तो लाइट वेट बीम्स, यहीं HV लिखा होता तो हैवी वेट बीम्स। जो आगे नंबर लगा होता है इसका मतलब जो डेप्थ ऑफ द सेक्शन है वो mm में दी गई है, तो डेप्थ विद 200 mm। यहाँ पे ऑप्शन डी पार्ट। अगर क्वेश्चन जो पूछे गए उनको कर लें तो LV और HV पूछे गए तो लाइट वेट हैवी वेट हो जाएगा, बात खत्म हो गई। अब हमने क्या कहा, ISWB पूछा गया तो इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लेंज बीम। इसके अलावा जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, ISSC
यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, ये उल्टा पढ़ा जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड कॉलम सेक्शन। और क्या पूछा गया, SC 200 कॉलम सेक्शन विद डेप्थ ऑफ 200 mm, कॉलम सेक्शन विद डेप्थ ऑफ 200 mm। अच्छा, अगर पूछ दिया जाए ISJC, अगर पूछ दिया जाए ISJC तो क्या लिखेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल। यहाँ पे थोड़ा C से कॉलम नहीं लिखेंगे, यहाँ से क्या लिखेंगे, चैनल। इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर चैनल ना लिख के जॉइस्ट चैनल लिखे, दोनों का मीनिंग एक ही है। फिर ISLC ISMC पूछा जाए तो इंडियन स्टैंडर्ड लाइट वेट चैनल, इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम वेट चैनल। इस तरीके से ये अगर आप पूछे जाते हैं, आपसे कोई भी फुल फॉर्म पूछा जाता है तो आपका गलत नहीं होगा। आगे बढ़ लेते हैं। विद रेफरेंस टू कंप्रेशन मेंबर्स ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, ओके, द सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ कंप्रेशन इज डिफाइंड एज। सिलेंडरनेस रेशियो का फार्मूला पूछ रहा है। सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है, रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू द रेडियस ऑफ जायरेशन। इतना तो आप जानते ही है, आप सर्च करो रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू द रेडियस ऑफ जायरेशन, कहाँ पे लिखा है। ए पार्ट में तो लिखा नहीं है, बी पार्ट में इफेक्टिव लेंथ तो लिखा है, एरिया से भाग कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। दूसरे में इफेक्टिव लेंथ से एक्चुअल लेंथ, बिल्कुल नहीं। लास्ट में केवल लिखा है, फार्मूला पूछा है, एक ही ऑप्शन में है, कहीं कोई डाउट की बात नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू द लेंथ मेंबर ऑफ एप्रोप्रिएट रेडियस ऑफ जायरेशन। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 800/2007 स्टील पर्लिन्स आर प्राइमरली डिजाइंड एज। इसमें थोड़ा सा धोखा दिया गया था, क्योंकि इस पे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें ऑप्शन में कॉन्टिन्यूअस बीम जरूर दिया जाता रहा, तो उसका आंसर लगा देते रहे। और अगर इसको पढ़ रखा है आपने तो इसको तुरंत लगा देंगे कि फ्लेक्चरल मेंबर होगा। पर्लिन इज न तो टेंशन मेंबर है न कंप्रेशन मेंबर है, ये एक बेंडिंग मेंबर है, जिसे आप फ्लेक्चरल मेंबर भी कह सकते हैं। अगर रूफ स्लोपिंग है तो ये बाई एक्सियल बेंडिंग को इट इज सब्जेक्टेड टू बाई एक्सियल बेंडिंग, इसमें अकर कर जाएगी। पर्लिन को कॉन्टिन्यूअस बीम के तौर पे भी डिजाइन करते हैं। पर्लिन्स आर सब्जेक्टेड टू वर्टिकल लोड्स ड्यू टू डेड एंड लाइव लोड्स एंड टू लोड्स नॉर्मल टू रूफ कवरिंग ड्यू टू विंड प्रेशर। तो ये एक फ्लेक्चर मेंबर के तौर पे भी है। ऑप्शन को चेंज कर दे रहे हैं उस सेंस में कि इसमें टॉर्शन है कि टेंशन है, चूंकि बेंडिंग अकर कर रही है तो इसे फ्लेक्चर मेंबर बोल सकते हैं। अगर यहाँ फ्लेक्चर मेंबर की जगह कॉन्टिन्यूअस बीम दे दिया होता तो वो हो जाता। तो इस पर 2 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 7 से 8 बार अलग अलग एग्जामों में 2 वर्ष में पूछा गया है। इसमें ऑप्शन कॉन्टिन्यूअस बीम होगा, तो करेक्ट ऑप्शन फ्लेक्चर मेंबर। हम बहुत ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो एक कंबाइंड माइंड होता है, कंबाइंड माइंड का मतलब a mind that has to deal around 12 to 13 subjects in the exam at a time. At that time, only a critical mind is needed, not a knowledgeable mind is needed. In lot of knowledge will not give you final selection. The needed, required, basic things should be clear. तो उस केस में हमें ये लगता है कि बहुत डिटेल वर्जन अगर मैं इस पे चाहूँ स्टील पर्लिन पे तो बहुत कुछ बोला जा सकता है। तो जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, अब अगर यही क्वेश्चन हम ESE के पॉइंट ऑफ व्यू में लगाएं तो इसमें हम ज़्यादा बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत हो सकती है। इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यही हो सकती है कि इस बार अगर फ्लेक्चर मेंबर पूछा है तो अगली बार कंटिन्यूअस बीम पूछ दिया जाएगा। तो अगर टाइम बचेगा तो जैसे SSC JEE की सीरीज है, ऐसे इन केस टाइम ऐसा लगता है कि आपको नीडेड है, ऐसे कैंडिडेट्स हैं इसमें, तो ESE वाले में फिर तो संभावनाओं को भी हम पार कर जाएंगे। ऐसी ऐसी चीज़ें, एक एक क्वेश्चन पे एक एक वीडियो तैयार हो सकता है। इस नॉलेज के पीछे भागने में हमें मंजिल का ध्यान रखना होता है। तो इस हिसाब से हम ज़्यादा इस पर नहीं जा रहे हैं, इस चीज़ को माइंड मत करिएगा। केवल क्वेश्चन और क्वेश्चन के आंसर से रिलेट करके 1-2 चीज़ें, तो इसका आंसर फ्लेक्चर मेंबर होगा। और कंटिन्यूअस बीम भी याद रखिए अगर पूछ दिया जाए। अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 द वैल्यू ऑफ डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस इन लिमिट स्टेट मेथड फॉर प्लेन बार्स इन टेंशन डिपेंड्स ऑन। इस लिमिट स्टेट मेथड में जो डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस होती है, क्या ये कंक्रीट का क्वेश्चन हमने इसमें डाल दिया है RCC का,
क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन मिले थे तो शायद ये डल गया। ये एक शिफ्ट में क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन है, और ये मैं नहीं मानता हूँ, इसको कंक्रीट में जाना चाहिए। तो 4 ही क्वेश्चन स्टील के आए हैं, और दूसरे वाले में भी 4 ही क्वेश्चन हैं, तो टोटल 8 क्वेश्चन बन रहे थे, 9 हो गए हैं। IS 456/2000 के हिसाब से जो आपकी डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस होती है लिमिट स्टेट में प्लेन बार्स के लिए टेंशन में, वो डिपेंड्स करती है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे करती है। अगर आप IS 456/2000 को देखेंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा, 150 पेज का है, और मुझे लगता है इसका प्रिंट आउट आप सभी के पास होना चाहिए, और उसको देखिएगा तो आप पाएंगे कि अलग अलग, जैसे ग्रेड ऑफ कंक्रीट अगर EM20 है तो इसके लिए 1.2 है, अगर ग्रेड ऑफ कंक्रीट EM25 है तो इसके लिए 1.4 है, और ऐसे ही अगर EM30 है तो इसके लिए 1.5 है, EM35 है तो इसके लिए 1.7 है, और EM40 है तो इसके लिए 1.9 है। तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट हो गया। एक क्वेश्चन और पूछा गया है इसी में SSC JEE में कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होगी अगर डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस 1.9 न्यूटन पर mm² है, तब क्या होगी? तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट EM40 एंड एबव होगी, आंसर हो जाएगा। ऐसे एक बार पूछा गया 1.5 न्यूटन पर में, तो EM30 हो जाएगी। तो नीचे मेंशन भी किया हुआ है हमने, बस थोड़ा सा उसमें मेंशन लेंथ वाइज कर दिया स्पेस बचाने के लिए। तो डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे निर्भर करती है, EM20 से लेके EM40 एंड एबव तक है, वैल्यू 1.2 से लेके 1.9 तक है, 1.2, 1.4, 1.5, 1.7, 1.9 न्यूटन पर mm²। इसकी बात हो गई। अगला क्वेश्चन है, इफ डिटेल्ड ड्राइंग्स आर नॉट अवेलेबल, ओके, द स्टील रेनफोर्समेंट मे बी कैलकुलेटेड अप्रॉक्सीमेटली ऑन द परसेंटेज बेसिस ऑफ। कौन सी चीज कैलकुलेट की जा सकती? स्टील रेनफोर्समेंट। किसके बेसिस पे, किसका परसेंटेज? हाइट ऑफ बिल्डिंग का कोई परसेंटेज होगा? ये तो मतलब अगर वैसे देखो तो बिल्कुल सीधे सीधे खत्म हो गया। साइज ऑफ बिल्डिंग के परसेंटेज की बात हो सकती है? पॉसिबल नहीं है ना। जो चीज़ कंक्रीट और ब्रिक वर्क में हम रुक गए, अब स्टील का कनेक्शन कंक्रीट से पॉसिबल है, तो ये परसेंटेज बेसिस ऑफ कंक्रीट। जैसे रैफ्ट फाउंडेशन है, रैफ्ट फाउंडेशन में स्टील रेनफोर्समेंट को कैलकुलेट करना है, तो किसको कितने परसेंटेज को ध्यान में रखेंगे? 0.5% टू 0.8%। स्लैब है तो 0.7% टू 1%। बीम है तो 1% टू 2%। तो स्टील रेनफोर्समेंट जो कैलकुलेटेड किया जाता है वो परसेंटेज बेसिस ऑफ कंक्रीट, मतलब जो स्टील लगाई जाएगी वो कंक्रीट का कितना परसेंटेज होगा, इस बात को समझ जाइएगा। जो स्टील रेनफोर्समेंट होगा वो कंक्रीट का कितना परसेंटेज होगा। तो इस हिसाब से बीम में अगर आप स्टील का यूज कर रहे हैं तो कंक्रीट जितनी लग रही है उसका 1% टू 2%, कॉलम में 1% टू 5%, स्लैब में इतना, रैफ्ट में इतना। ये इंडिविजुअल परसेंटेज बहुत ही कम पूछा जाता है, SSC में तो नहीं, हाँ छोटे छोटे एग्जामों में मान सकते हैं, UPSSC है, झारखंड है, उसमें मे भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए। ये क्वेश्चन अपने आप में मुझे अच्छा लगा जो पूछा गया था। एज पर IS 800/2007 इन केस ऑफ डिजाइन ऑफ स्टील बीम्स द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन एंड द परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन कंप्रेशन शुड नॉट एक्सीड। देखो टेंशन और कंप्रेशन में दोनों सेम होते हैं। इस पर कम्युनिटी में हमने 4-5 क्वेश्चन लगातार डाले थे। कितने टाइम से FY का है स्टील में प्लास्टिक और कॉम्पैक्ट सेक्शन वाइल द बीम इज लेटरली सपोर्टेड। क्वेश्चन जरूर बड़ा है, लेकिन वो वही बात पूछ रहा है जिसकी हमने पहले भी चर्चा की है। जो वो पूछ रहा है वो बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस और बेंडिंग कंप्रेसिव स्ट्रेस पूछ रहा है, जिसकी वैल्यू 0.66 FY होती है। इसमें 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, सबसे ज़्यादा 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से? बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस इन टेंशन या कंप्रेशन, तो बेंडिंग कंप्रेसिव, बेंडिंग टेंसाइल, या बेंडिंग स्ट्रेस इन टेंशन, बेंडिंग स्ट्रेस इन कंप्रेशन, तो ये 0.66 FY होती है। दूसरा क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस, ये 0.6 FY होती है।
एवरेज शियर स्ट्रेस 0.4 FY होती है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस 0.45 FY होती है, बियरिंग स्ट्रेस 0.75 FY होती है। इसको बहुत पूछा जाता है। अब कैसे पूछा जाता है, आप FY दे देंगे आपको 240 MPa, आपसे पूछ देंगे कि एक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस कितनी है, तो गुणा करेंगे 6 चौको 24, 6 दूनी 12, 2 14, 144 आएगा। ऐसे ही 420 दे देंगे, फिर 0.66 का गुणा करा लेंगे, बेंडिंग टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू पूछ लेंगे। नॉट ओनली इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन ऑफ कॉन्सेप्चुअल वे, आल्सो इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन ऑफ न्यूमेरिकल वे, दोनों पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ये वाला डाटा आपके लिए बहुत यूजफुल है, जिसमें मेनली ये एक बात, ये दूसरी बात और ये 3 डिफरेंट बातें जो मिनिमम पूछी जाती हैं, यही 2 पूछी जा रही हैं, एक टेंसाइल बेंडिंग और एक एक्सियल टेंसाइल। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जो वेल्डेड कनेक्शन है, जो वेल्डेड कनेक्शन है स्टील स्ट्रक्चर का, वो वेल्डिंग के दौरान, ड्यूरिंग वेल्डिंग, एक डिफेक्ट काज होता है बाई कोटिंग ऑफ द पेरेंट मेटल विद ए फॉरेन मैटर एंड बिकॉज द ग्रूव इज नॉट केप्ट क्लीन, दिस डिफेक्ट इज नोन एज। अगर फंडामेंटली थ्योरी को कंसीडर करके देखें तो इसका आंसर होगा इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। लेकिन SSC JEE ने इसका आंसर दिया है लैक ऑफ फ्यूजन। SSC JEE ने जो सॉइल थी उसमें भी एक क्वेश्चन में विवादित आंसर दिया था, मुझे याद नहीं है। मैंने आपको जो ऑप्शन बताया था वो बिल्कुल फैक्चुअल बताया था, उसमें वो विवादित शामिल नहीं किया था। वो कौन सा क्वेश्चन था, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसमें लैक ऑफ फ्यूजन उन्होंने आंसर दिया है, लेकिन अगर आप उस पे जाएंगे, कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, थ्योरी पे जाएंगे, तो इसका आंसर होगा इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन। अच्छा, क्या बेस है आपके पास? जो लैक ऑफ फ्यूजन होता है वो आपका वेल्डेड कनेक्शन में प्रेफर कम किया जाता है, ये चीज़ होती है। तो लैक ऑफ फ्यूजन और इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन एज इट इज़ डिफाइंड है यही, तो इसमें तो कोई डाउट है नहीं। खैर, बाकी हम देख लेते हैं कि क्या है। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन डिफेक्ट अकर करता है जब डिपोजिटेड मेटल फोकस्ड नहीं होता है रूट ऑफ वेल्ड पे। उसने लिखा है ग्रूव इज नॉट केप्ट क्लीन, तो ये इसको इंगित कर रहा है। सम पार्ट ऑफ गैप रिमेन्स अनवेल्डेड ड्यू टू दिस इफेक्ट। ये फॉरेन मैटर वाली बात, कहीं कहीं डेब्रिस लिखा होगा, फॉरेन मैटर की जगह कहीं कहीं लिखा होगा फॉरेन डेब्रिस, वही बात है। लैक ऑफ फ्यूजन डिफेक्ट्स अकर व्हेन वेल्ड मेटल लेयर फेल्स टू फ्यूज टुगेदर। अगर इस बात को देखो, फेल टू फ्यूज टुगेदर, और इसमें फोकस्ड नहीं है, तो आप अगर देखें तो लगभग एक एक सी चीज़ लगेगी। इट काजेज डिसकंटिन्यूटी इन वेल्ड जोन। तो थोड़ा सा मतलब इसमें कन्फ्यूजन आपको लग रही होगी, ऑब्वियस भी है, लेकिन ये जो डेफिनीशन है ये इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन को डिफाइन करती है। लैक ऑफ फ्यूजन ऑप्शन को कंसीडर किया है SSC JEE ने। इस पे आप देखिएगा और अगर लगे तो कमेंट में बताइएगा कि इसको आप किस तरीके से मैनेज करेंगे। इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन पे ही जाने को हम कहेंगे कि इसका करेक्ट ऑप्शन इनकम्प्लीट पेनिट्रेशन एज इट इज़ डिफाइंड है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन, मतलब जितने क्वेश्चन SSC ने स्टील में पूछे हैं शुरुआत की 2 शिफ्ट में, मुझे यही एक क्वेश्चन लगा है कि पॉसिबली जो कितना भी पढ़ के गया होगा एक बार उसके गलत होने की संभावना है, चूँकि आंसर ही लैक ऑफ फ्यूजन दे दिया। अगर उसे सही पता है तो गड़बड़ है, और नहीं पता है तो मुश्किल ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशंस इज नॉट वैलिड इन केस ऑफ डिजाइन ऑफ एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर्स इन द स्टील डिजाइन। इस क्वेश्चन में आता क्या है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपने ऑप्शन कैसे पढ़े हैं। पहला ऑप्शन है सेकेंडरी स्ट्रेसेस आर नॉट निगलेक्टेड। हमने नहीं मान लो पढ़ा हुआ है एजम्पशन क्या है, फिर भी अगर हम चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो दूसरे और तीसरे ऑप्शन पे आप रुक जाएंगे। कैसे रुक जाएंगे कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एज्यूम की जा रही है वेरी बिल्टअप कॉलम में, और दूसरे में सी में एज्यूम की जा रही कांस्टेंट। ये दोनों ऑप्शन एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, तो इन ऑप्शंस को देने का कोई मतलब नहीं रहा। अगर उस क्राइटेरिया से देखें कि ऑप्शंस की वैलिडिटी, क्योंकि आपने 2 ऑप्शंस एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्टरी करते हुए दे दिए, बहुत मुश्किल है कि ऐसा, बहुत असंभव, ऑलमोस्ट टू असंभव है, तो आंसर या तो बी होगा या तो सी होगा। इतना तो क्रिएट ही कर दिया आप सरलता। अब बी और सी में थोड़ा बहुत आपको एक गट फीलिंग हो तो आप लगा भी सकते हैं, बाकी रियलिटी यही है कि
3 एजम्पशन इसके मेन होते हैं एक्चुअली लोडेड कंप्रेशन मेंबर के स्टील डिजाइन में। एक होता है सेकेंडरी स्ट्रेस निगलेक्ट किया जाता है, दूसरा होता है आइडियल कॉलम एज्यूम किया जाता है एब्सोल्युटली स्ट्रेट विद नो क्रूडनेस, तीसरा होता है कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसको कांस्टेंट कंसीडर किया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी पार्ट हो जाएगा, जो इसमें शामिल नहीं है, वेरी करके लिखा हुआ है। तो ये 9 क्वेश्चंस थे आपके सामने। सॉइल मैकेनिक्स की PDF डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड है, उसको सही से समझने के लिए हमें लगता है कि पहले वीडियो आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि हर जगह हमने पहले जनरली हम ऑप्शन को कलर कर देते थे कि ये ऑप्शन सही है। उससे फिर जो सजेशंस आए स्टूडेंट्स के कि उससे जो अपने सोचने की क्षमता है वो प्रभावित होती है। हमें क्वेश्चन का आंसर पहले दिख जाता है, या तो एक में क्वेश्चन बुकलेट हो, दूसरा आंसर बुकलेट हो। तो अभी तो बुकलेट की स्थिति नहीं बन रही है, एक ही सब्जेक्ट हुआ है, दूसरा शुरू हो रहा है। तो आप जो है उसमें कुछ जगह आपको नीचे आंसर, जब आप एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तब आंसर स्ट्राइक करेगा, और 2-3 क्वेश्चन होंगे जिनमें कुछ भी नहीं लिखा होगा, क्योंकि वो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे और आंसर भी क्लिक नहीं होगा। तो इट इज़ बेटर फर्स्ट कंप्लीट द वीडियो, दे आर ओनली 10 to 15 मिनट्स वीडियो, और उसके बाद उस PDF को देखिए और उसके बाद अपना एनालाइज करिए कि ऐसे क्वेश्चंस अगर एक साल में आते हैं इस सब्जेक्ट से, तो हमारी प्रिपरेशन उस सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग कैसी होनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, उसमें प्रीवियस ईयर ख़त्म हो जाएगा 2023 का, उसके बाद नए नए क्वेश्चन करेंगे, टॉपिक वाइज करेंगे, और कम से कम 6-7 वीडियो इसमें होने चाहिए, ताकि हमारी प्रिपरेशन अगर उस लेवल को मीट करे तो फ़र्क पड़े, प्रिपरेशन पे अच्छा लगे कि हाँ ये वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।